नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट तानवीर तुलाराम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उतई दुर्ग से आज आपके साथ एक रेस्पिरेटरी कोसेंट और फैक्टर जो श्वसन की क्रिया को प्रभावित करती हैं, वे टॉपिक लेके मैं आपके साथ डिस्कशन के लिए आया हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो RQ का मान है, जो श्वसन गुणांक है, वह एक प्रकार की ऐसी राशि है जो कार्बन डाइऑक्साइड अवमुक्त को हम ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए दोनों के भागफल से हम मेजर करते हैं। लेकिन जो श्वसन है वह दरअसल श्वसन गुणांक की जो क्रिया है वह रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर मुख्य रूप से आधारित होती है, क्योंकि हम किस प्रकार के रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को लेते हैं यह हम सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं या फैट ले सकते हैं। सवाल अब ये आता सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट में हम क्या लें। ऐसे बीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट उनके संचित भोज्य पदार्थ हो। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन से बीज को लेना ज्यादा उचित होगा जिसमें वो ज्यादा मात्रा में पाए जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम गेहूं ले रहे हैं, है ना, गेहूं ले रहे हैं या पैडी ले रहे हैं, चावल जिसको कहते हैं, तो ये सब स्टार्ची सीड है। अब ये स्टार्ची सीड में जब कभी भी अंकुरण होगा तो स्टार्च का ही विघटन होगा, तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन प्रोटीन के लिए किसको लिया जाए? जितने दाल वाले पौधे हैं, जैसे आप चना ले सकते हैं, जैसे आप मटर ले सकते हैं, है ना, जैसे आप मटर ले सकते हैं, गार्डन पी जिसको हम लोग कहते हैं। और फैट के लिए किसको लिया जाए? जो तेल वाले पौधे हैं जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों, मस्टर्ड, कड़ू तेल हम लोग प्राप्त करते हैं, मस्टर्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अलग अलग तरह के बीजों को लेते हैं और उनका हम RQ ग्राफ ज्ञात करते हैं। और कोई भी अन्य पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हो सकता है जिसका कि हम RQ मेजर करने जा रहे हैं। RQ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक अपरेटस है, जिस अपरेटस का नाम है गैनोंग्स का रेस्पायरोमीटर। रेस्पायरो का मतलब श्वसन मापने वाला, अब मीटर को जिससे हम लोग मापते हैं, गैनोंग्स नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। RQ का मान कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लिबरेट हुई, आजाद हुई, मुक्त हुई और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, इन दोनों के बीच के रेशियो को हम लोग RQ से मेजर कहते हैं। RQ से हम मेजर करते हैं, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ और कितनी ऑक्सीजन लगी है, इन दोनों के बीच के रेशियो को ही हम RQ या श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी कोसेंट हम कहा करते हैं। तो इसके पहले कि हम ये सब डिस्कस करें, आइए बात करते हैं कि ये गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर की संरचना किस प्रकार से होती है। ये प्रैक्टिकल में भी दिया जाता है, जिसमें आप हो सकता है क्लास में किए भी हो। देखिए एक बड़ा सा स्टैंड है यहाँ पे, है ना। एक बड़े से स्टैंड पे हम क्या देखते हैं कि एक बड़े से स्टैंड पे कसा हुआ है क्या चीज, ये बड़ा सा स्टैंड है और ये उसका बेस है और इस पे कसा हुआ है दो ट्यूब। एक को हम कहते हैं ग्लास ट्यूब और दूसरे को हम कहते हैं ग्रेजुएटेड ट्यूब। और दोनों ट्यूब एक दूसरे से इस रबर के ट्यूब से जुड़े हुए हैं और इस ट्यूब के अंदर ये जो लिक्विड भरी हुई है, ये जो लिक्विड भरी हुई है, ये सेलाइन वाटर है। सेलाइन मतलब, सेलाइन का मतलब होता है यदि पानी में नमक को घोल दिया जाए, पानी में अगर हम, नमक कहने का मतलब जो साधारण बोलचाल में हम जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, अगर इसको हम घोल देते हैं तो ये हमारा सेलाइन वाटर तैयार हो जाता है। तो ये सेलाइन वाटर इसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। और ग्रेजुएटेड ट्यूब में आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन की हुई है,
ये रेखांकित है। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के कोई भी तेल आप ले सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने इसमें कास्टर तेल, अंडी का तेल जिसको हम लोग कहते हैं, कास्टर का तेल 2 बूंद 1 बूंद डाल देते हैं। कास्टर ऑयल क्यों डालें? ताकि यहाँ से एक्सेसिव वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, इवापोरेशन की क्रिया यहाँ से ना हो पाए। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने इसमें 1-2 बूंद यहाँ पे तेल का डाल दिया है ताकि ये वाष्प बन के न उड़ पाए, ये जगह जो है वाष्प बन के न उड़े। ओके, अब आइए, अब आप जब इस स्ट्रक्चर में आते हैं, जो बल्ब है, ये बल्ब में ऊपर में देखिए ग्लास स्टॉपर लगी हुई है इस स्थान पर, और इसी में एक होल भी है। ये होल ऐसा है स्टॉपर और इसकी बॉडी में दोनों में एक कॉमन जगह पे छेद होती है, और इस छेद से एटमॉस्फेरिक गैस इंटर कर सकती है। और जब आप इसको घुमा देंगे तो दोनों छेद अगल बगल अगर हो जाते हैं, आमने सामने है तब तो गैस आएगा, लेकिन अगर इधर उधर हो जाने से गैस उसमें नहीं आता है। तो एटमॉस्फेयर का कौन सा गैस इसमें आएगा, एटमॉस्फेयर का कौन सा गैस आएगा इसके अंदर? तो आप कहेंगे सर गैस तो बहुत तरह के मिक्सचर है एटमॉस्फेयर में, लेकिन देखिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन के बीच का ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। इनको तोड़ना आसान नहीं होता है ये ट्रिपल बॉन्ड को, जिसके कारण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। हम लोग जैसी घटनाओं को पढ़ते हैं, इसलिए नाइट्रोजन तो हो के भी हमारे लिए यूजलेस है। इसका मतलब हमारे लिए कौन सी गैस दूसरी इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन यहाँ से आएगी जाएगी। तो ये इसका ऊपर का पोर्शन हो गया। इसके नीचे अब इसको हम कुल 4 भागों में बांट रहे थे, तो ये नीचे देखिए, ये जो बिल्कुल बेस है, ये गीला कॉटन रखा हुआ है, कपास, और इसके ऊपर ये जर्मिनेटिंग सीड्स हैं। अब ये जर्मिनेटिंग सीड्स क्या हो सकती हैं? आप अपने सुविधा अनुसार स्टार्ची सीड लें, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, धान या गेहूं आप ले सकते हैं। जैसे आप दलहनी चीजों को लें, जिससे हम दाल प्राप्त करते हैं, जैसे मटर, मूंग, उड़द, रहर, इस तरह की चीजें। और तीसरी हम आयली सीड ले सकते हैं। आयली सीड में कौन आएगा? मस्टर्ड, है ना? तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे लेके जो भी अंकुरित कराते हैं। तो देखिए यहाँ जो गैस भरी हुई थी, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर ली जाए। यहाँ से यहाँ तक जो इसके अंदर गैस भरी पड़ी थी, ये गैस कौन सी थी? तो आपने कहा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब इसके अंदर भरा पड़ा है, तो जब ये सीड जर्मिनेट करेगा, ये श्वसन की क्रिया करेगा। तो श्वसन की क्रिया से यह ऑक्सीजन को लेके अवमुक्त किसको करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवमुक्त कर रहा है ना, ध्यान से समझिएगा इस बात को, और इसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इस जगह पे लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जितनी ऑक्सीजन इसने यूटिलाइज किया है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है। लेकिन अगर इनका ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ये लेवल जो ग्रेजुएटेड ट्यूब का जो ऑक्सीजन का लेवल है बढ़ जाए घट जाए, तो उसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक आ रही है, कम आ रही है। तो ये पूरा का पूरा अपरेटस, इसमें सावधानी में 2 आप लेंगे। एक तो कास्टर का तेल आपने लिया है, दूसरा एक ग्लास स्टॉपर यहाँ सही ढंग से अटैच होना चाहिए, और अपरेटस एयर टाइट होना चाहिए, तभी आपको सारी बातें हो पाएंगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को लिया, तो कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार से ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीट भी और इनकम्प्लीट भी। जैसे देखिए ये 6 मॉलिक्यूल इसमें कार्बन के हैं, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है। तो अगर ये 6 के 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन के अगर निकल जा रहे हैं, तो ये कंप्लीट हुआ कि इनकम्प्लीट होगा? यह कंप्लीट होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन के एटमॉस्फेयर को नहीं निकलते हैं, तो उस ऑक्सीडेशन को हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ ग्लूकोज के साथ 6 ऑक्सीजन लगा और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 पानी, 6 एटीपी। तो आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ कि इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा संबंध कितना कार्बन डाइऑक्साइड
और कितना ऑक्सीजन लगा है, तो आप देख रहे हैं दोनों 6-6 मोल है, ये भी 6 और ये भी 6, यानी RQ का जब मान हम लोग देखेंगे तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि RQ का मान 6/6 आ रहा है। क्यों 6? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 6 अवमुक्त हुआ था और ऑक्सीजन कितना लगा था? 6 लगा था। तो 6 को 6 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 1/1 अर्थात हमारा 1 आता है। इसका मतलब कि RQ जो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने से RQ का मान 1 आता है। एक और चर्चा करना मैं आपसे आवश्यक समझ रहा था कि अगर किसी कारण से क्लोरोफिल आ जाए जर्मिनेटिंग बीजों में तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि वहाँ लाइट रिएक्शन होगी और लाइट रिएक्शन से ये वहाँ पे पानी को प्रोड्यूस करेगा, और जब ये पानी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा पानी के विघटन से। कहाँ पे? इस जगह पे, ये जो स्थान है, यह जो स्थान है, इस जगह पे ऑक्सीजन अवमुक्त होगी क्योंकि इनमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। इसलिए सावधानी के लिए आप क्या करेंगे, उस समय इसको काले रंग के कपड़े से पूरे को कवर कर देते हैं ताकि बाहर से सूर्य का प्रकाश ना आ पाए। और सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो फोटोलाइसिस वाटर जैसी घटनाएं भी नहीं हो पाएंगी, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ परिवर्तित नहीं होती है। अब आइए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की हम बात करें। तो जब कभी भी हम कार्बोहाइड्रेट के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, है ना, इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण, अपूर्ण मतलब यहाँ हमने 6 कार्बन लिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ 2 ही कार्बन जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। यह ईस्ट के द्वारा होता है जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथानोल या इथानोल या नहीं तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया जाता है। इसको हम लोग बेकरी में यूज करते हैं, बेकरी यानी पावरोटी में। अगर आपने कभी बिस्किट खाई हो, ब्रेड खाई हो तो आप देखिए उसमें छेद छेद जो रहता है खमीर उठने के लिए। इसके अलावा इडली ढोकला सब में भी आप पाते हैं। और ये इथाइल अल्कोहल जो इथानोल के नाम से जाना जाता है, इथानोल जहाँ बनता है उसको हम लोग ब्रेवरी बोलते हैं, ब्रेवरीज, ब्रेवरीज जहाँ इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल से तो कई चीजें आप प्राप्त करते हैं, जैसे वाइन है, कई मेडिसिन हैं, इवन हैंड सैनिटाइजर जो भी इथाइल अल्कोहल युक्त आजकल लोग कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है। ये सब करने के लिए ईस्ट जिम्मेदार है, इसलिए ईस्ट को कॉमन बोलचाल में हम बेकर या ब्रेवर फंजाई बोल दिया करते हैं। खैर, तो थोड़ा सा विषयांतर हो रहा था, मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे RQ का मान क्या होगा? 2/0। कैसे 2/0? आप कहेंगे यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल थे और ऑक्सीजन तो यहाँ लगा ही नहीं था, इसलिए 2/0। यह इनडिफिनिट होगा, इनफाइनाइट होगा, यह इनडिफिनिट या इनफाइनाइट होगा। इस तरह से हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से RQ का मान 1 भी हो सकता है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 भी हो सकता है जब वो पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो, लेकिन अगर वह पूर्ण रूप से होता है तो उसका RQ का मान अनंत भी हो सकता है। भी हो सकता है मतलब, देखिए, एक जो हम लोग की मांसपेशियों में थकान के लिए ये एक एसिड बनती है, जिस एसिड का नाम आप बहुत अच्छी तरह से याद किए हैं। याद कीजिए, क्या बोलते हैं इसे? हम लैक्टेट बोलते हैं या लैक्टिक एसिड बोलते हैं। लैक्टिक एसिड या लैक्टेट जो हमारी एक्सेसिव मेहनत करने से जो हमारी मांसपेशियों में जमा होता है। तो ये लैक्टिक एसिड में ना यहाँ आपने ऑक्सीजन लगाया है, ना आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, इसलिए दोनों 0/0 और इसका मान 0 होता है। तो हमने देखा कि इनकम्प्लीट में आपके कार्बोहाइड्रेट का मान अनंत भी हो रहा था और 0 भी हो रहा था, और कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने से कार्बोहाइड्रेट का मान 1 हो रहा था। अब देखिए, प्रोटीन को जब हम विघटित करते हैं तो एल्ब्यूमिन का फॉर्मूला है ये, और इसमें 77 ऑक्सीजन आप लगाते हैं तो 63 कार्बन डाइऑक्साइड अवमुक्त होता है। इसका मतलब 63/77 अगर हम करें तो 0.8 के बराबर RQ का मान आता है। इस तरह से RQ जो प्रोटीन के विघटन से 1 से कम उनका RQ होता है। उसी तरह से फैट्स पे हम चर्चा करें। ये पाल्मिटिक एसिड है,
पाल्मिटिक एसिड जब 23 ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो 16 कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो 16/23 0.6 0.6 या 1 से कम इसको भी हम मानेंगे। ओके, अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स का क्या होगा। जैसे ये ऑक्जेलिक एसिड है और ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जब लेता है तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसका मतलब आरक्यू का मान 4/1 होगा। तो 4/1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन आरक्यू का मान था ना, तो ये 4/1 अर्थात 4 हो रहा है। इसका मतलब 1 से ज्यादा हो रहा है ऑर्गेनिक एसिड का। अब देखिए एक बड़ा अच्छा सा ये नाम आ रहा है जिसको हम लोग कैम प्लांट बोलते हैं, जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं, सकुलेंट प्लांट बोलते हैं। तो आप गौर किए हैं कि ये पौधे रात को अपने स्टोमाटा को खोलते हैं, जिसके कारण हम इन्हें स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा भी कहते हैं, जिसके कारण हम इसे स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा भी बोलते हैं। स्कोटो मतलब रात को खुलने वाला स्टोमाटा, इसलिए स्कोटो एक्टिव है। देखिए होता क्या है कि रात को क्यों अपने स्टोमाटा को खोलते हैं, इसलिए कि नाइट में ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलने के बाद ये मैलिक एसिड का निर्माण कब करता है, रात में। और स्टोमाटा खोलने के लिए मैलेट या मैलिक एसिड की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, तभी रात को स्टोमाटा खुलता है। इसके साथ 3 पानी के मॉलिक्यूल भी हैं। तो आरक्यू का मान 0/3 क्यों 0, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी अवमुक्त नहीं हो रहा है। तो देखिए यह भी एक प्रकार का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है जिसमें आरक्यू का मान 0 हो रहा है। तो दिन में वही मैलिक एसिड ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ आपने देखा 4 कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे आरक्यू का मान ये 4/3 होगा, 4/3 अर्थात 1.33। तो आपने देखा कि मैलिक एसिड हो या ऑक्जेलिक एसिड हो, सभी में आरक्यू का मान 1 से ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सबस्ट्रेट का आरक्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं, और आरक्यू का मान के साथ हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों को मेजर करते हैं गैनॉक्स के रेस्पायरोमीटर से। तो ये एक छोटी सी पोर्शन कई बार छोटी नोट्स में आते हैं आपके एग्जाम में, और कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बनाया जाता है। जैसे आपने कहा कि क्लोरोफिल अगर डेवलप हो गया अंकुरित बीजों में तो क्या करेंगे, तो आपने कहा कि उसको हम काले कपड़े से ढक देंगे। इसके अलावा एक छोटा सा और पोर्शन रह जा रहा है, अब वो है फैक्टर्स जो श्वसन की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग उस पर पढ़ते हैं। ये हमारे 13 तरह के फैक्टर्स हैं जो कि श्वसन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है टाइप एंड एज ऑफ द प्लांट टिश्यू, स्टेट ऑफ रेस्पायरिंग प्रोटोप्लाज्म, टेम्परेचर, पानी, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैकेनिकल स्टिमुलेशन, किसी प्रकार का चोट लगना, साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का प्रभाव, और पीपीपी। तो एक एक करके हम लोग 13 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आइए द फर्स्ट पॉइंट जब हम आते हैं कि टाइप एंड एज ऑफ द प्लांट टिश्यू, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो पौधों के उत्तकों पर, उनके जो टिश्यूज हैं उनके ऊपर उनके आरक्यू का मान निर्भर करता है। बताइए क्यों? इसलिए कि उनकी जो एनर्जेटिक एक्टिविटीज हैं, जो उनकी ऊर्जा प्राप्त करने की जो चीजें हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, जो एज के आधार पर और नेचर ऑफ द टिश्यू के आधार पर वो निर्धारित हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम और आप दोनों दौड़ जाएंगे, है ना, रेस कर रहे हैं, तो तय सी बात है आप 18-20 साल के नौजवान हैं और मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मैं तो हारूंगा ना, क्योंकि आपके पास एनर्जी ज्यादा है, आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अभी काफी तेज है। इसीलिए देखिए जो यंग टिश्यूज होते हैं, जैसे एक्टिवली ग्रोइंग रीजन के जो टिश्यू हो, उनमें हाइयर रेस्पिरेटरी रेट पाया जाता है मैच्योर टिश्यूज की तुलना में। ये तो कहीं भी आप लॉजिकली भी इसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपसे चर्चा करूं कि हाई डेड मास की नॉन मेटाबॉलिक कंपोनेंट वाली जो स्ट्रक्चर है, जिनकी डेड मास है, मतलब उनकी मात्रा उसमें
मैक्सिमम टिश्यूज मरे हुए हैं और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कुछ नहीं हो रहा, ना उसमें फोटोसिंथेसिस ना रेस्पिरेशन है। जैसे मान लीजिए हम लोग चर्चा करें ओडी स्टेम का, तो इनमें क्या होगा, श्वसन का दर यस लो होगा, क्योंकि जब एक्टिविटी ही नहीं है तो श्वसन की क्रिया तो ऐसे ही धीरे होगी। दूसरे हैंड में हम कह सकते हैं कि बल्कि ऑर्गन है, जैसे पोटैटो है, कैरोट है, आप देखिए कितने बड़े बड़े फूले फूले से संरचना होते हैं। इसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन इनके अंदर डिफ्यूज होता है, इनकी श्वसन की दर भी उसी तरह से बढ़ते घटते रहती है। तो इनकी रेस्पिरेटरी रेट डिपेंड्स होता है रेट ऑफ ऑक्सीजन जो इसमें डिफ्यूज हो रहे हैं, इस बात पर निर्भर करती है। अब आइए, जो बीज होते हैं डोरमेंट, जिसको हम सेकेंडरी एनिमेशन या सस्पेंडेड एनिमेशन के नाम से हम लोग कहते हैं। तो जो प्रसुप्त अवस्था में, जो सुषुप्त अवस्था में, इसको ऐसे समझा जाए तो ज्यादा आसान है कि हम धान लेके खेत से आते हैं, उसी समय उसके बीज को नहीं बोते हैं, एक पर्टिकुलर समय तक हम रखते हैं ताकि उनका परिपक्व हो जाए एम्ब्रियो वगैरह। तो ये जो समय काल होता है इसको हम लोग डोरमेंसी या डोरमेंट सीड कहते हैं इसको। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन उनमें अपना होता रहता है, क्योंकि बीज भी सांस लेते हैं तो इनमें ऑटो ऑक्सीडेशन होते रहता है। और इनमें जो बिना किसी क्रम का सिक्वेंशियल मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे श्वसन में आपने ग्लाइकोलिसिस में क्रम पढ़ा है, क्रेब चक्र में आपने क्रम पढ़ा था कि इस कंपाउंड के बाद वो कंपाउंड बनेगा, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। तो जब कोई क्रम ही नहीं है तो इनमें श्वसन की क्रिया भी काफी कम चलती है, बंद नहीं होती है। इसके अलावा हम लोग अगला पॉइंट आता है कि ये क्या कहते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, ये हमारे पौधों के डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि एक्टिवली जो ग्रोइंग रीजन है प्लांट के, जो एक्टिवली ग्रोइंग जो हमारे रीजन है प्लांट के, ये एक्टिवली ग्रोइंग रीजन है जो प्लांट के, और उनमें अगर रिलेटिवली रिच है प्रोटोप्लाज्म में, अगर प्रोटोप्लाज्म ज्यादा है और एक्टिवली ग्रो कर रहा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, एंजाइम की एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो प्रोटोप्लाज्म में एंजाइम के कारण उनकी श्वसन का दर भी अधिक होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं जो रीजन ग्रो कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जिनमें विभाजन हो रही है, उनमें कई तरह के सिंथेटिक प्रोसेस होते रहती हैं, जिसके कारण उनमें ऊर्जा का दर भी ज्यादा होता है, जिसके कारण श्वसन की दर भी अधिक होती है। तो ये 2 पॉइंट तो हो गए। अब आइए टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर का सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है श्वसन की दर पर, लेकिन चूंकि श्वसन की क्रिया जो है वो एंजाइम से लगी हुई है, तो एंजाइम का कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हम पढ़े हैं कि प्रोटीन डीनेचर हो जाता है हाई टेम्परेचर पर और लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाता है। तो पौधों को तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं आप, जो टैगा टुंड्रा जैसे जंगलों में भी कुछ न कुछ पौधे मिल जाते हैं, और साथ साथ जहाँ विषुवत रेखा के ऊपर भी कई तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, तो इनमें श्वसन में टेम्परेचर का बड़ा अजीब टाइप का रोल है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई हाइबरनेटिंग प्लांट्स हैं, जैसे हाइबरनेटिंग प्लांट हम किसको बोलते हैं, हाइबरनेशन माने विंटर में जब सुसुप्तावस्था आती है, तो ये बर्ड या डिसिडुअस ट्रीज में जो बर्ड होते हैं, डिसिडुअस माने जिनके पत्तियां एक बार गिर जाती है, पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं उनमें कलिकाएं जो होती हैं, और कॉनिफर जो प्लांट है जैसे पाइनस वगैरह की जो नीडल्स हैं, तो वो उसमें श्वसन की दर काफी कम होती है, और खास करके 20 से 25 डिग्री तापमान तक ये सह सकते हैं। इसलिए ऐसा देखा गया कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है श्वसन की दर भी उसी तरह से बढ़ती है। और इसी पे एक रूल आता है, इसको हम लोग कहते हैं वॉन टॉप रूल, कि हर 10 डिग्री तापमान को बढ़ाने से श्वसन की दर डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, जिसको हम इस सूत्र से भी शो करते हैं। तो जैसे ये 1 + 10 डिग्री है तो रेट यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस, तो जो भी 10 डिग्री पे जो परिवर्तन आएगा तो ये 2 या 3 माना जाता है, लेकिन उसके लिए बड़ा आइडियल टेम्परेचर है 2 से 20 डिग्री ही, क्योंकि क्यूटेन जब हाई टेम्परेचर होने से एंजाइम डीनेचर होने लगते हैं, और जिसके कारण इनके श्वसन की दर हाई टेम्परेचर पे क्या होने लगती है, कम होने लगती है।
तो टेम्परेचर बेस्ट ऐसे मानते हैं 30 डिग्री के आसपास एक बहुत अच्छा है, और 30 डिग्री से ऊपर जाने से श्वसन की दर में गिरावट पाई जाती है। तो टेम्परेचर जो है वो श्वसन को सीधे प्रभावित न करके इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। एक चीज और आपको बताएं कि जो पोटैटो का ट्यूबर है उनमें फ्यू डिग्री एबव टू द 0 डिग्री सेल्सियस इतना उनमें श्वसन होने के लिए काफी होता है, क्योंकि ठंड ऐसे भी जो मौसम है उसी में आलू की खेती होती है। और अगर हम इंडिया में बात करें पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो शिमला में कुफरी में प्रेजेंट है, तो वहाँ सालों भर इसकी खेती होती है, और जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर काफी मॉडरेट लो रहता है, इसलिए लो टेम्परेचर में भी इनमें श्वसन हो रहा है। तो आप कहेंगे एंजाइम डीनेचर क्यों नहीं हुआ, तो ये प्लांट अपने आप में अडेप्ट करके रखते हैं। तो इसलिए लो टेम्परेचर में इनमें होता है क्या, स्टार्च और शुगर में आपस में इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्टिंग हो जाती है, इस कारण शुगर का भाव बढ़ जाता है यहाँ पे। उसी तरह से जल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो जल है जब पौधों के अंदर उनकी कोशिकाओं में आता है तो सेल टर्जिड हो जाता है, और टर्जिड होने से श्वसन में जो जल लगते हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज में आपने 6 मॉलिक्यूल पानी का लगाया था उसके बर्न करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो इसमें पानी की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है। तो होता है क्या है कि जब हम पानी डालते हैं, पानी जब कोशिकाओं में है, तो जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है वो मोनोसेकेराइड एक ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और टूटने के कारण उनमें ऑक्सीजन काफी तेजी से डिफ्यूज होने लगता है, और डिफ्यूज होने से और जो ग्लूकोज में जब उपलब्ध हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और परमेबिलिटी बढ़ने से गैसेस एक्सचेंज बढ़ जाते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन आएगा तब तो ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उनकी दर को पुनः गिरा देता है। इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो राइज करता है जब स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब शुगर कहने का मतलब है हमारा ग्लूकोज से है, तो ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेटरी मटेरियल माना जाता है, उसकी जहां भी उपलब्धता होगी वहां पे श्वसन की दर बढ़ जाती है। लाइट अगला फैक्टर है। तो लाइट का सीधा प्रभाव श्वसन पे नहीं पड़ता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि लाइट अधिक होने से लाइट रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण का होगा, और प्रकाश संश्लेषण का जो लाइट रिएक्शन अधिक होगा तो एसिमुलेटरी पावर अधिक बनेंगे, और एसिमुलेटरी पावर के अधिक बनने से भोजन भी अधिक बनेगा, तो श्वसन के लिए जो पदार्थ है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण हम लोग ऐसा मानते हैं कि लाइट का इनडायरेक्ट प्रभाव है, लेकिन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का निर्माण करता है ये। और लाल प्रकाश में ऐसे भी आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे रेड लाइट जो है वो रिटार्डिंग इफेक्ट लाता है। जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाता था, वहीं पे इनकी लाइट को ये कम कर दे रहा है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लाल प्रकाश में श्वसन की दर भी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा हम बोल नहीं पाएंगे कि लाल में इनमें ऐसा होता है। अगला पॉइंट आता है ऑक्सीजन। जैसा आप जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं, तो डिफरेंट जो हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन के रूप में चले थे, वो फाइनली इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं किस रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, और वो एक चीज बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। इसलिए टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो होता है, जिसके कारण पानी बनता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पूरा होता है। लेकिन ऐसा माना गया कि लो ऑक्सीजन होने से एरोबिक एनारोबिक दोनों घटनाएं घट सकती हैं। एक मजेदार बात यहाँ पे सुनने में आएगा आपको कि राइस का जो बीज है उनके एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो लीनियर ओवर रेंज ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है। मतलब हम जैसे जैसे ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे श्वसन की दर भी बढ़ती चली जाती है। एप्पल का जो फल है या फ्लडेड रूट जो है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम पास्चर का इफेक्ट भी मानते हैं। क्योंकि जब हम पास्चर इफेक्ट पढ़ रहे थे तो हमने आपसे चर्चा किया था कि फास्फोइनोल पायरुवेट जो था
जो इनोलोज एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुवेट में न परिवर्तित होकर मेलिक या मेलेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मेलेट में परिवर्तन होना मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्टिंग होना, ऐसा इसलिए होता है कि ये अपने फूड रिजर्व को जमा करते हैं। जबकि एप्पल और कुछ ऐसे भी फ्रूट हैं जिनमें प्राइम इंपॉर्टेंस होता है स्टोरेज में, तो वहाँ शुगर का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी पकने लग जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए हम वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड में परिवर्तित नहीं होता है, जिसके कारण श्वसन की दर को कम किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर से देते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर लो होता है और ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोल्ड स्टोरेज वाले बड़ा आराम से बताते रहते हैं, करते रहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड इथिलीन के प्रभाव को भी रोकता है, संदमित करता है। इसके अलावा एक और चीज था क्लाइमेट्रिक, जो आर्टिफिशियल फलों को बिजनेसमैन जो फल वाले होते हैं वो पकाते हैं, तो इसके लिए यही इथिलीन गैस डालते हैं, जो कार्बाइड से उनके सेल के प्रोटोप्लाज्म रिएक्ट करके इथिलीन गैस बनाते हैं जो फलों को पकाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्रकार का प्लांट हार्मोन है जो कि गैस फॉर्म में है, वो है इथिलीन। और इथिलीन फलों को पकाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हम उनको अचानक श्वसन की दर बढ़ाई जाती है, जिसे हम क्लाइमेट्रिक्स के नाम से याद करते हैं, जो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अब आइए अगला पॉइंट पे चर्चा किया जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम मात्रा बढ़ाएंगे तो श्वसन की दर कम हो जाती है। कारण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो श्वसन की दर को संदमित करता है। और ऐसा देखा गया कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो जर्मिनेटिंग सीड में 50% कार्बन डाइऑक्साइड अगर हवा में हो जाए तो रुक जाता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक रहे तो हम सीड को डोरमेंट बना के रख सकते हैं। इसके अलावा स्टोमाटा भी क्लोज हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो स्टोमाटा क्लोज होने से क्या अभिप्राय है? गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएंगी। गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएंगी तो उससे क्या होगा? जब गैस आएगा जाएगा ही नहीं, तो श्वसन के लिए आपको ऑक्सीजन और छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, तो ये सारी क्रियाओं को ये रोक देते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से श्वसन की दर भी कम हो जाती है। अब अगला पॉइंट आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो आप सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन में आप पढ़े हैं साइटोक्रोम पंप थ्योरी। तो साइटोक्रोम में तो डिफरेंट प्रकार के इनऑर्गेनिक सॉल्ट ही लगते थे, इसलिए जब सॉल्ट को हम लोग देते हैं तो श्वसन की दर बढ़ जाती है और इस बढ़े हुए श्वसन की दर को हम सॉल्ट रेस्पिरेशन के नाम से याद करते हैं। इसका मतलब ये है कि सॉल्ट का रेस्पिरेशन या सॉल्ट रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई से श्वसन की क्रिया डायरेक्टली प्रभावित होती है। ये मैकेनिकल स्टिमुलेशन भी बड़ा अजीब टाइप का बात है। जैसे पत्तियां हिल रही हैं, बंदर कूद रहे हैं, तो किसी भी तरह से आप पौधों को हैंडल कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, उनकी पत्तियां मुड़ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो श्वसन की दर कम हो जाती है। और कभी भी स्ट्रेस अगर वो देते हैं तो वो श्वसन कहीं ना कहीं उनमें प्रभावित होता है, तनाव वगैरह में। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं गाना सुनाने से पत्तियां ज्यादा रेस्पायर करती हैं। ये कहानियां हिंदी और दूसरे देशों में चलती है। बॉटनी में ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है कि गाना सुनने से इनकी श्वसन की दर बढ़ जाती है। अब आइए चोट लगने से क्या होता है। जैसे हम लोग उंडी या चोट लगना कह रहे हैं, तो रेस्पिरेशन की दर को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? कि जब कभी भी कहीं चोट लगती है तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वहां गांठ का निर्माण हो जाता है, उसमें नॉट का फॉर्मेशन या गांठ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की एसिड जिसको हम ट्रॉमेटिक एसिड या ट्रॉमेटीन कहते हैं, ये चोट लगे हुए विभाजोत्तक यानी उन मेरिस्टेम को सक्रिय करता है और ये डिवाइड होकर कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास का निर्माण करके गांठ जैसी संरचना को बना देते हैं। तो हम लोग ऐसा उंड कैलस या उंड मेरिस्टेम उसको कहते हैं। इसके अलावा ये बताइए, कभी फलों को आपने काटा है क्या? तो काटने से क्या होगा? आप उसको चोट पहुंचा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनमें रैपिड ऑक्सीडेशन भी होती है उनके फेनोलिक कंपाउंड में।
जैसे फेनोलेजेज और लैकेजेस जैसे एंजाइम की उपस्थिति में जब सेब है, पियर्स है या बंद गोभी जैसी चीजें आप अगर हवा में छोड़े हो तो देखें थोड़ी देर में काले पड़ जाते हैं। इसीलिए उनको हम वैक्यूम सिरप या वैक्यूम के अंदर या फिर हम लोग उसको बॉइल्ड वाटर के अंदर या स्टीम के अंदर या एयर टाइट पैकिंग करके हम रखते हैं ताकि उनमें वो कालापन ना आ पाए। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। इसके अलावा अब साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन की हम बात करें तो कुछ नेगेटिव आयन जो हैं वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ मिलके एरोबिक श्वसन को रोक दिया करते हैं, खास करके एजाइड, एमाइड, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। हालांकि ये विषय से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी एक मजेदार बात आपको बताऊंगा। ये अल्कोहल जो है जो शराब में होता है तो शराबियों को देखिएगा पी के टूर जब होता है तो शुरू में जब नशा रहता है तो लगता है दुनिया हिला देगा, अब बाद में नाली वगैरह में कहीं गिरा पड़ा रहता है। इसका मतलब ये जो चारों चीजें हैं प्रारंभिक दौर में श्वसन की दर को बढ़ाते हैं और बाद में काफी कम कर देते हैं। उसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है और जिसके कारण जहरीलापन का प्रभाव या टॉक्सिक इफेक्ट या पॉइजनिंग होती है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की क्रिया को रोक देता है। तो ऐसे रेस्पिरेशन जो साइनाइड में चले जैसे पीपीपी, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट भी बोलते हैं, वो साइनाइड रेसिस्टेंट पाथवे होता है और ऐसे रेस्पिरेशन को हम साइनाइड रेसिस्टेंट रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो इसमें कई बार अल्टरनेट रूट भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिए जाए, लेकिन ये किस तरह से होता है अभी तक अज्ञात है। अब आइए कुछ ऑक्सीडेज के बारे में हम बात करें। जैसे सबसे पहला अल्टरनेट ऑक्सीडेज है, जैसे एक पौधा है इसका आरम लिली हम लोग कहते हैं। इसमें कोई दूसरे मेथड से ऑक्सीजन चली जाती है जो अभी तक अज्ञात है। आपने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा था, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड बनते थे। तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है फ्लेविन कंटेनिंग ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने आप अपने हाइड्रोजन परऑक्साइड को ये ऑक्सीजन में और पानी में तोड़ देता है, जिस क्रिया को हम फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। तो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज की बड़ी इंपॉर्टेंट सी वहाँ रोल होती है। उसके अलावा फ्लेविन ऑक्सीडेज है, ये भी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करते हैं फैटी एसिड्स का। ये खास करके ग्लाइऑक्सिसोम में होते हैं। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को फिर वही डिकम्पोज करके पानी और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम जो कैटालेज है वो ये काम को करता है। और अभी हमने फेनोलेजेज और लैकेजेस के बारे में चर्चा करी कि एप्पल, ब्रिंजल, पीच जैसे फलों को काट के छोड़ने से काले पड़ जाते हैं क्योंकि ये फेनोलिक कंपाउंड जो है वो टैनिन में और टैनिन के कारण उनका रंग काला पड़ जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज में हम कॉपर पाते हैं और ये कॉपर जो है ये कई तरह के पौधों में पाया जा सकता है और ये टर्मिनल ऑक्सीडेज को प्रभावित करता है, खास करके इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को, तो श्वसन की क्रिया को भी रोकेगा। इंडोल एस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, तो जैसा आपने पढ़ा है इंडोल 3 एस्टिक एसिड जिसको ऑक्सीन के नाम से हम कहते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ का है। लेकिन अगर इनका रेगुलेशन सही ढंग से हो तो कई बार ये अपनी मात्रा को रेगुलेट करने के लिए वहाँ प्लांट में यूज किए जाते हैं और ये एक परऑक्सीडेज जैसी एंजाइम का ही काम करता है जो पुनः हाइड्रोजन परऑक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। इसके अलावा एक अल्टरनेट पाथवे जो ग्लाइकोलिसिस क्रेब चक्र में ग्लूकोज का हम विघटन तो पढ़े ही थे, साथ साथ कई एंटीऑक्सीडेंट के निर्माण के लिए हम लोग पीपीपी का नाम पढ़े थे, एचएमपी का नाम पढ़े थे, अल्टरनेट संट पढ़े थे। तो इससे भी कई बार ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की क्रिया संपादित होती है। तो श्वसन की क्रिया तो कहीं ना कहीं उससे डायरेक्ट ग्लूकोज, आप बिजनेस करने के और आपका पैसा किसी ने छीन लिया तो आप क्या बिजनेस कीजिएगा। आप गए हैं रेस्पिरेशन करने के लिए ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल, अब वहाँ पीपीपी की क्रिया चल रही है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो श्वसन की दर तो कम ना होगी। तो इस तरह से यहाँ पे वो क्रिया होती है। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों टॉपिक जो लास्ट रेस्पिरेशन का टॉपिक था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।